सो बेटा टुडेज टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? देखो, हमने एक कॉमन फिनोमेना अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो सी शोर हैं उसके पास अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा है कि जैसे ये हमारे पास ओशंस हैं। ओशंस क्या कंसिस्ट करते हैं बेटा? वाटर कंसिस्ट करते हैं। जैसे ही सन रेज फॉल करेंगी ओशंस पे, तो जो ओशंस में लिक्विड है यानी कि वाटर है, इट विल गेट इवेपोरेटेड, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपराइज्ड फॉर्म, और ये वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लाउड्स में वाटर कंडेंस करेगा और वो रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाएंगे, और अर्थ पे आने के बाद वो अलग अलग वाटर बॉडीज में चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ ओशन शो किया गया है, तो वापस ओशंस में रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो दिस इज द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल जिस फिनोमेना पे बेस्ड है, दैट इज इवेपोरेशन, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। द प्रोसेस विल बी इवेपोरेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इवेपोरेशन का जो फेनोमेना है वो कैसे प्रोसीड करता है। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को। देखो, इवेपोरेशन क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। ये एक थर्मल सेपरेशन है। थर्मल सेपरेशन का मतलब हीट की वजह से जो सेपरेशन होगा। थियोरेटिकली इट मीन्स सिंपली वेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड की सरफेस से उसके वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में चले जाना वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंच ही गया फिर तो वो बॉइलिंग हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या रहेगा हमेशा इवेपोरेशन में? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दस नो बॉइलिंग अकर्स। अब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर अगर हम लिक्विड को दे रहे हैं तो इसका मतलब लिक्विड बॉयल तो नहीं कर रहा ना। And the rate of vaporization depends on the diffusion of vapor। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा कि कोई लिक्विड कितना जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। कैसे, अभी हम समझते हैं। हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना कैसे है। देखो, हमने ये कोई भी वाटर का कंटेनर ले लिया और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सपोज वी हैव सन। ठीक है, सनरेज आई। सनरेज ने जो हीट प्रोड्यूस की वो यहां तक पहुंची, और ये जो सरफेस पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, इन्होंने सन से जो हीट एनर्जी आ रही थी उसको गेन किया। गेन करने के बाद हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो मूविंग वाटर पार्टिकल्स हैं सरफेस वाले, ये जो ब्लैक कलर से शो किए गए हैं, दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, ये मूवमेंट में आ जाएंगे। मूवमेंट में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये सरफेस को छोड़कर यहाँ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं आफ्टर बिकमिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सरफेस पे प्रेजेंट जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये अब क्या हो गए? वेपराइज्ड हो गए।
ठीक है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग पार्टिकल्स की बचती है वो क्या हो जाती है, कम, क्योंकि सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा ले ली तो ये सरफेस में चले गए। जो रिमेनिंग वाटर पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बची, कम। तो जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। इसीलिए इवेपोरेशन साथ साथ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ये सरफेस पे ही एक्ट करेगा। ये रिमेनिंग पार्टिकल्स जो नीचे प्रेजेंट है ना, ये वाले पार्टिकल्स यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है और सरफेस पे ही एक्ट करेगा। जैसे ही हीट एनर्जी गेन करेंगे सरफेस के वाटर पार्टिकल्स, वो वेपराइज हो जाएंगे हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करके, और जो रिमेनिंग वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। इसीलिए इवेपोरेशन साथ साथ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे बेटा। वाटर टर्न्स फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तुम देख सकते हो ये कैटल है, इसमें कोई भी लिक्विड होगा, अगर हम हीट करते हैं तो ये देखो गैसियस फॉर्म में वो लिक्विड वेपर्स बनकर निकलता है, दैट इज इवेपोरेशन। वाटर मूव्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी इवेपोरेशन है, और वापिस वाटर की फॉर्म में आ जाता है वेपर से कंडेंस होकर, वो कंडेंसेशन है। वाटर वेपर्स फॉर्म्स क्लाउड्स, क्लाउड्स फॉर्म करेंगे और उसके बाद वाटर जो है वो वापिस से वाटर बॉडीज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का साइकिल चलता रहता है। देखो बेटा, अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वी हैव 5 फैक्टर्स। ओके, वी हैव 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। पहला है टेम्परेचर। हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है और उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, और हम डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेंगे। इसी तरह से सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है, विंड स्पीड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड, ये पांचों फैक्टर हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन के रेट को ये कैसे अफेक्ट करते हैं और क्यों अफेक्ट करते हैं। Let's see how temperature affects rate of evaporation. This is the rate of evaporation is affected by temperature. देखो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, सपोज करो टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सपोज करो आपने ये 2 लिक्विड कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इस लिक्विड के पार्टिकल्स, वो बहुत जल्दी ही हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जबकि ऐसा लिक्विड जिसमें तुमने कम टेम्परेचर अप्लाई किया है, उसके लिक्विड्स को हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिएगा, यानी कि उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो हॉट सीजलिंग फूड है, यानी कि हॉट फूड है, उसकी स्मेल तो आपको बहुत दूर तक इजीली आ जाती है, जबकि जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल तुम्हें इजीली नहीं आती है। क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि जो हॉट सीजलिंग फूड है उसमें जो भी फूड कंटेंट है उसके वेपर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो हॉट है तो उसके वेपर्स सराउंडिंग्स में क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो जब तुम तक पहुंचेंगे तो तुम्हें उनकी स्मेल फील होगी। जबकि जो कोल्ड फूड है उसके वेपर्स बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपको कोल्ड फूड का स्मेल लेना है तो यू विल हैव टू गो क्लोजर टू द फूड। ओके, तो ये इफेक्ट है इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा
कि जो क्लोथ्स हैं वो समर्स में बहुत इजीली ड्राई हो जाते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स। हमने क्लोथ्स को वॉश किया, फिर उनको ड्राई करने के लिए डाला, तो हम ये देखते हैं ना कि समर्स में क्लोथ्स इजीली ड्राई हो जाते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। क्यों है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा? क्योंकि मोर पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं और वो मोर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए जो क्लोथ्स हैं दैट विल गेट ड्राइड इजीली इन समर्स। ओके, तो जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन सरफेस के, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को हमेशा इंक्रीज करता है। देखो बेटा, सेकंड फैक्टर जो आता है दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट of water vapors in air। हमारे आसपास देखो एयर है और हमें पता है कि एयर में गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हमारी सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अगर वो वाटर वेपर का कंटेंट बेटा पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बाद, यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद जो न्यू वेपर्स ऐड होने हैं उनके लिए एयर की कैपेसिटी बहुत कम रहेगी। ठीक है, यानी कि एयर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है ना वाटर वेपर्स को होल्ड करने की। तो अगर वाटर वेपर्स एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो मोर वाटर वेपर्स को एयर होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा हुआ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द ह्यूमिडिटी of air is low then rate of evaporation is high because water evaporates more readily, यानी कि more easily water evaporate कर जाएगा। देखो, एक हमने यहाँ शो किया है कि एक तो हमने बॉक्स के अंदर कुछ लिक्विड वेपराइज होने के लिए रख दिया, एक हमने ओपन कंटेनर में रखा है। ठीक है, तो जिसको हमने क्लोज्ड कंटेनर में रखा है वहाँ जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एटमॉस्फेयर था सब में वाटर वेपर्स पहले से फिल हो चुके हैं। अब यहाँ इस बॉक्स के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है वो सैचुरेट हो चुकी है वाटर वेपर से, वो और वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कंटेनर ओपन है तो इसके आसपास बहुत सारी एयर है जो वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, इसका हम एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, clothes get dried slowly in a rainy day as compared to a hot dry day। अगर hot dry day है तो उसमें ड्राई डे का मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, यानी कि एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो रेनी डे है उसमें जो क्लोथ्स हैं वो स्लोली ड्राई होते हैं, क्योंकि रेनी डे में क्या होगा बेटा? अगर रेन हुई है अभी अभी तो एयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो और ज़्यादा वाटर वेपर्स ऐड होने हैं इवेपोरेशन के बाद वो ऐड नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेसर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ विंड कैसी है उससे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन पे फर्क पड़ेगा। कैसे अफेक्ट करेगा वो? देखो बेटा, अगर स्पीड ऑफ विंड बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको दो लिक्विड शो किए गए हैं यहाँ। ठीक है, इस लिक्विड के सामने कोई फैन नहीं रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो विंड यहाँ से फ्लो कर रही है वो बहुत
स्लोली फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वो जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं इवेपोरेशन के बाद, उनको बहुत स्लोली मूव करेगी यहाँ से, और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ बहुत सारे वेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे और वेपर ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो दूसरे बाउल के सामने आपको फैन शो किया गया है, हमने इस लिक्विड को फैन के सामने रख दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इस लिक्विड के ऊपर जो भी एयर प्रेजेंट है वो फटाफट वेपर्स को लेगी यहाँ से और आगे चली जाएगी। न्यू एयर आएगी, उसमें मोर वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी। इसी तरह से एयर की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो आगे आगे मूव करती जाएगी, और जो वहाँ से विंड डिस्प्लेस होगी तो न्यू विंड आएगी, मतलब न्यू टर्बुलेंस वेव आएगा, तो उसमें मोर वेपर्स ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तुम एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हो। एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल है बेटा कि जैसे समर्स में स्वेटिंग होगी, तो एक तो आपने फैन ऑफ किया हुआ है और एक फैन ऑन है और वो भी फुल स्पीड में है, तो किस केस में स्वेट इजीली ड्राई होंगे? उस केस में होंगे ना जब फैन रनिंग है और वो फुल स्पीड में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी से स्वेट के जो भी वेपर्स निकले वो उस विंड ने अपने साथ ले लिए और वो वहाँ से चली गई। तो जो नेक्स्ट वेव ऑफ विंड आई है उसके पास मोर वाटर वेपर्स को, स्वेट के वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो जो स्वेटिंग है वो ड्राई हो जाती है अंडर द फैन। इट इज द एग्जाम्पल। बाकी इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड। व्हेन द विंड आर लाइट, thin layer of air just above the surface gets nearly saturated। nearly saturated का मतलब क्या है कि लगभग जितनी भी विंड प्रेजेंट है उस सारी में वाटर वेपर्स आ चुके हैं, ठीक है। वो होता है सैचुरेशन, यानी कि वो उसके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है मोर वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, ठीक है। तो जो डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है बिटवीन द ग्राउंड एंड एयर, एक यहाँ पे वेपर्स होंगे एक यहाँ पे वेपर्स होंगे, तो यहाँ क्या होंगे? ज़्यादा वेपर्स होंगे ना, क्योंकि इस लिक्विड से जो भी गए वो ऊपर की तरफ जाते हैं, वेपर्स नीचे की तरफ तो नहीं आएंगे, तो एक वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से लो इवेपोरेशन होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर विंड वेलोसिटी हाई है, बहुत ज़्यादा है विंड की वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा? एक टर्बुलेंस सेटअप होगा। मॉइस्चर जो भी इवेपोरेट हुआ है ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब इनका किसी मान लो वाटर बॉडी से है कि जैसे रिवर है, लेक है, उनके ऊपर अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा और विंड बहुत धीरे चल रही है तो और वाटर वेपर्स वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो उनके साथ मिक्स हो जाएगा और वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस रिमेन्स लार्ज। अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा और वो विंड इजीली उस मॉइस्चर को अपने साथ कैरी कर पाएगी। तो अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फैक्टर इज सरफेस एरिया। हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन? देखो हमने बेटा सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस पे ही होल्ड करता है वो। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अच्छा मुझे डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल बताओ कि तुम्हें टी पीनी है और तुमने उस टी को एक कप में ले लिया, ठीक है, वी हैव अ कप और उसमें ले लिया। एक तुमने सॉसर ले लिया और उसके अंदर टी डाल ली। जल्दी किसमें कूल हो जाएगी टी तुम्हारी? सॉसर में होगी ना। क्यों? क्योंकि इस सॉसर में जो लिक्विड है उसका बहुत ज़्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है, किससे? एटमॉस्फेयर से। तो जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे सरफेस पे वो सारे क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करके कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन,
ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तुमने एक लिक्विड को बाउल में ले लिया, एक लिक्विड को तुमने स्पिल कर दिया ऑन द फ्लोर, ठीक है, फर्श पे गिरा दिया है, ठीक है। जिस लिक्विड को तुमने स्पिल किया है ऑन द फ्लोर, तो वो तो मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, और इसीलिए वो फर्श पे गिरते ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जबकि एक बाउल में अगर तुमने उस लिक्विड को लिया है और वो बहुत हॉट है, तो वो बहुत देर में कूल होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां बहुत कम होगा इस केस में। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये तुम डेली लाइफ से एग्जाम्पल लिख सकते हो कि वी हैव टी इन अ कप एंड इन अ saucer. The tea in the saucer becomes cool easily. क्यों? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ इवेपोरेशन। अलग अलग लिक्विड्स का रेट ऑफ इवेपोरेशन अलग अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स हैव वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर वेरी वीक, बहुत कम है वो। इसीलिए लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए बहुत कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसीटोन देखा होगा तुमने, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर देखा होगा। जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो अगर हमारे हैंड को टच करता है देन वी फील कूल। क्यों? क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन हो चुका है, इवेपोरेशन के बाद ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना। तो एसीटोन हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन evaporates faster than water which has the boiling point 373 Kelvin. तो lesser is the boiling point, more will be the rate of evaporation because less energy is required to overcome the weak forces of attraction between the particles of liquid. Okay? तो ये हमारा नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। सम अप कर लेते हैं बेटा सभी फैक्टर्स को। टेम्परेचर इफ इट इज हाई, ह्यूमिडिटी इफ लो, सरफेस एरिया इफ ग्रेटर, विंड स्पीड इफ हाई, नेचर ऑफ लिक्विड इफ हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट, all will produce more rate of evaporation. Okay.